नमस्कार, मैं ऋचा उपाध्याय किस्सा कहानी के इस मंच पर लेकर आ रही हूँ मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मेरी कहानी का शीर्षक है एक ज़रूरी सूचना। मिन्नी, ओ मिन्नी उठ, 5 बज गए। सीढ़ियों से आते पिताजी के पैरों की आहट सुनकर माँ ने खद्दर की रज़ाई में दुबककर सोती हुई मिन्नी को झिंझोड़ा। ओहो माँ, सोने दो ना, हम सब रात देर तक जाग रहे थे। क्यों देर तक क्यों जाग रहे थे? रेडियो सुनने के लिए। नशा है नशा। पिताजी को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आएगी। खुद तो बिगड़ी हुई है, सोनू और टिन्नी को भी बिगाड़ने पर तुली है। माँ बड़बड़ाती हुई सोनू को उठाने लगी थी। तभी बाहर से पिताजी की धीर गंभीर आवाज़ आई। सोनू, मिन्नी, टिन्नी उठ गए क्या? चलो पढ़ने बैठो। और जो अब तक सोने के लिए अम्मा से बहस कर रही थी, जी पिताजी उठे हैं, बोलते हुए किताब उठाकर पढ़ने का उपक्रम करने लगी। सोनू और टिन्नी भी आंखें मलते हुए उठ बैठे थे। नींद से भरी आंखों को जबरन खोलकर किताब में आंख गड़ाए तीनों ही पिताजी के सुबह की सैर पर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और मन कर रहा था कि बंद होती दोनों पलकों के बीच कुछ लकड़ी फंसा लें। तभी गेट खड़कने की आवाज़ आते ही किताबें फेंक तीनों फिर से रज़ाई में दुबक गए थे। माँ भी उन तीनों की मासूम नींद को लगभग 1 घंटे का एक और मौका देकर कमरे से रेडियो उठाकर हरि ओम शरण जी के भजनों का आनंद लेते हुए हर श्रृंगार के फूल चुनने बाहर आईं। यही तो 1 घंटा होता जो उनका अपना होता। उसके बाद तो बस अंगीठी, चाय, खाना, कपड़ा, स्कूल, सफाई वगैरह वगैरह। माँ को रेडियो सिलोन से आने वाला बिना का गीतमाला सुनना बेहद पसंद था। विविध भारती के तो क्या कहने, अम्मा तो गाती भी बहुत अच्छा थी। पर पिताजी को हरिऔध जी की कविता दिवस का अवसान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला ही गुनगुनाते सुना था। और वो भी इतना बेसुरा होता कि हम तीनों मुंह दबाकर हंसते थे। खुलकर हंसने की हिम्मत जो नहीं थी, इसलिए पिताजी को हिटलर की उपाधि दे दी थी। हाँ, तो घर में उनकी हिटलर शाही ही थी। पौष्टिक खाओ, ढंग के कपड़े पहनो, जल्दी सो, जल्दी उठो, मेहनत से पढ़ो, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, फालतू में मत घूमो, शाम ढलने के पहले घर आ जाओ, साथ में खाना खाओ, खाते समय बातें ना करो, और तो और फिल्में ना देखो, फिल्मी गाने ना सुनो, ना गाओ। बाप रे बाप, नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पर नए नए जवान होते बच्चों को कोई नियमों और बंधनों में बांध सका है क्या, जो हिटलर साहब के अलिखित नियम बांध पाते? अनुशासन प्रिय पेशे से डॉक्टर पिताजी 9 बजे तक सो जाते, क्योंकि उन्हें 4 बजे उठना होता और बच्चों को उठाना होता। और बिना का गीतमाला का समय तो 8 बजे से ही होता। तो बस परिवार का हर सदस्य उन दिनों बहुत अनुशासन प्रिय हो गया था। सब 8 बजे ही सो जाते। एक दिन पिताजी के सामने पेशी हुई कि तुम सब इतनी जल्दी क्यों सो जाते हो? तो सोनू भैया ने बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे आकर कहा कि पिताजी, वो हम लोग सुबह थोड़ा और जल्दी उठना चाहते हैं, इसलिए जल्दी सो जाते हैं। और अंदर से नारियल समान पिताजी उस दिन अपने बच्चों पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वाह, मेरे द्वारा दिए जाने वाले संस्कारों का अभ्यास रंग ला रहा है। पर उन्हें क्या पता कि जल्दी सोने की आड़ में हम रज़ाई में रेडियो लेकर घुस जाते और विविध भारती का आखिरी नमस्कार शुभ रात्रि सुनकर ही सोते। तभी अचानक सोनू भाई साहब ने घर में एक धमाका कर डाला कि वो एनडीए की परीक्षा देने जा रही हैं, फौज में भर्ती होंगे। और पिताजी का गुस्सा एकदम चरम पर। अगर माँ बीच में ना आ गई होती तो सोनू जी की जमकर कुटाई होने के आसार थे। पिताजी अनुशासन प्रिय थे, पर इस तरह गुस्सा करते हम सब ने पहली बार उन्हें देखा था। और हाँ, शायद पहली बार उनकी आंखों में आंसू भी। उधर सोनू भी कस्में खा रहे थे कि अब वो पढ़ाई नहीं करेंगे, बस फौज नहीं तो कुछ भी नहीं। और घर एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। सोनू की नज़रों में पिताजी दुनिया के सबसे बुरे पिता हो चुके थे। घर में 2 रेडियो हुआ करते थे, जो कि इस समय पिताजी के कब्जे में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोनू के दिमाग में फ़ौज की नौकरी करने के विचार का बीजारोपण उस छोटे से डब्बे की देन है। माँ दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ बन बनकर थक चुकी थी। अब इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, इसी शीत युद्ध की स्थिति में दादी का गांव से आगमन हुआ। सारा परिवार दादी के सामने एकदम सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि सोनू भी, क्योंकि दादी के सबसे लाडले और दुलारे थे सोनू जी। पर दादी की पारखी नज़रों ने घर के तनावपूर्ण माहौल को पहचान लिया और उनका जासूसी अभियान शुरू हुआ।
और मुखबिर बनी मिन्नी बिटिया। और इस मुखबिरी का कारण था कि शायद दादी इस लड़ाई को ख़त्म करवा दें और रेडियो मिल जाए। बिना मेहनत मनोरंजन का एकमात्र वही तो साधन था। आदि से अंत तक पूरी कहानी सुना दी गई। फिर दादी ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की पूरी कोशिश की, पर दोनों ही अपने फैसले से डिगते नहीं दिख रहे थे। और उधर मिन्नी टिन्नी का तो सारा दिमाग रेडियो पर लगा था। पिताजी और सोनू के झगड़े में न जाने कितने भूले बिसरे गीत और बिना का गीतमाला छूट गए थे। उस दिन जब मिन्नी टिन्नी स्कूल से वापस आईं तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पिताजी घर पर नहीं थे। अम्मा और दादी बाहर बगीचे में बैठकर कुछ बातें कर रही थीं, पर इन्हें देखकर दोनों चुप हो गईं। कमरे में जाकर देखा तो सोनू भैया खिड़की के पास बैठकर कुछ सोच रहे थे। अचानक माँ की आवाज़ आई, सुनो, तुम लोग जल्दी से तैयार होकर दादी के कमरे में चलो। पिताजी ने सबको वहाँ ठीक 5 बजे इकट्ठे होने को बोला है। ठीक 5 बजे पिताजी दादी के पास आकर बैठ गए। माँ भी दरवाजे के पास थोड़ा संकोच में डरी सहमी सी बैठी थी। पिताजी ने अपनी गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू किया, आज मैं तुम सबको जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। और उधर दादी और माँ की आंखों से गंगा जमुना की जलधारा बांध तोड़ बह निकली थी। सोनू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ मेरे बच्चे, बस डरता हूँ कहीं तुम्हें भी ना खो दूँ, अपनी जान से ज़्यादा प्यारे भाई मयंक की तरह। पिताजी ने रुंधे कंठ से कहना शुरू किया। पहला बम फूटा। हम तीनों के मुंह से एक साथ निकला, आपके भाई मयंक? हाँ, मेरा जुड़वा भाई। अम्मा बाबूजी के सूरज चांद, मैं सूरज, वो मयंक। 12वीं पास करके मैं मेडिकल कॉलेज चला गया और वो एनडीए करने खड़गवासला। और बस 3 साल के बाद वो बन गया फौजी अफसर। मेरी तो पढ़ाई चल रही थी। घर में सबका विचार था कि मयंक की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो तो अब अच्छा खासा काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है और बस मयंक के लिए एक अच्छी लड़की खोजी जाने लगी। और आखिरकार एक लड़की भा ही गई मेरे भाई को, और नवरात्रों में धूमधाम से शादी हो गई। और पिताजी का कंठ भर्रा गया, आवाज़ अटकने लगी। फिर दादी ने बोलना शुरू किया। सूरज और मयंक जुड़वा थे, दोनों में हद से ज़्यादा प्यार भी था। शादी के लिए लंबी छुट्टी लेकर आया था मयंक, और उस वक्त सूरज का भी एमबीबीएस ख़त्म हो चुका था और वो घर पर रहकर पीजी की तैयारी कर रहा था। बहुत दिनों के बाद दोनों इतने दिन साथ रहे थे। ये सन 62 की बात है। अभी शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया। रेडियो पर सेना की तरफ से सूचना प्रसारित होने लगी कि जो भी फौजी छुट्टी पर हैं, अपने अपने घरों को गए हैं, उन सभी की छुट्टियां रद्द की जाती हैं और जल्द से जल्द वापस आने का आदेश दिया जाता है। और बस मयंक को अपनी नई नवेली ब्याहता और माता पिता और जान से प्यारे भाई को छोड़कर जाना पड़ा। अब बस घर में 4 जन और एक रेडियो हर वक्त चलता रहता। उस दिन दोपहर के करीब 2 बजे रेडियो पर हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू गाना बज रहा था कि तभी एक ज़रूरी सूचना। लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर आज हमारे 6 बहादुर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन सब के नाम इस प्रकार हैं, लेफ्टिनेंट मयंक मिश्रा। और वहीं रसोई से आती हुई निशा के हाथ की थाली छूटकर गिरी तो उसकी झंझनाहट में रेडियो की आवाज़ गुमसी हो गई। और इधर दादी के मुंह से अपनी माँ निशा का नाम सुनकर तीनों बच्चे अवाक से रह गए थे। तब दादी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ ही थी हमारे मयंक की पत्नी। एक तूफान सा आ गया था हम सबकी ज़िंदगी में। तिरंगे में लिपटे मयंक के छत विक्षत शरीर को देखकर सब क्रियाकर्म होते ही निशा अपने मायके चली गई और सूरज भी अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली। गांव का घर बिल्कुल मरघट सा लगता, कोने में पड़ा रेडियो भी मुंह चढ़ाता सा लगता। और उन दिनों को याद कर दादी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का गुबार बाहर आ रहा था। मेरा मयंक वर्दी में कितना अच्छा लगता था। हाँ, मेरी ही नज़र लग गई मेरे हीरे को। फिर पिताजी ने दादी को ढाढ़स बंधाते हुए आगे बताना शुरू किया कि उधर निशा का भी मन कहाँ मायके में था। जब देखो तब कहीं शून्य में निहारती हुई जाने क्या क्या सोचा करती। कभी मयंक के साथ बिताए सुंदर पलों को याद कर मुस्कुराती तो कभी उसका तिरंगे में लिपटा शव याद आता तो बिलख पड़ती। अजीब सी हालत थी। घर में सब उसका मन लगाने की कोशिश करते, पर उसके दुख तो उसके अपने थे। सब कुछ इतने कम समय में हो गया था। 1 महीने तो हुए थे, उसी में सधवा विधवा सब हो गई। एक दिन अचानक उसका जी मिचलाने लगा और उल्टी हुई
और उसके अंदर एक नन्हे जीव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। मयंक का अंश उसके शरीर में पल रहा है, ये सोच ही उसके लिए तिनके का सहारा बन गई। माइकिन में सबने अबॉर्शन के लिए जोर दिया, समझाया, पर उसने अपना निर्णय सबको सुना दिया कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आगे पिताजी की हिचकिचाहट देखकर दादी अपने को संयत करते हुए बोली। फिर लगभग 1 महीने बाद एक दिन निशा जिद कर अपने पिता के साथ ससुराल वापस आ गई। उधर सूरज के लिए बहुत रिश्ते आने लगे थे, पर वो शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। परिवार और बिरादरी का भी बहुत दबाव था। जितने मुंह उतनी बातें। कोई निशा को मनहूस बोलता तो कोई सूरज को चरित्र प्रमाण पत्र देने लगता। और बस इस सब से तंग आकर एक दिन मैंने और तुम्हारे दादाजी ने एक निर्णय लिया और दिल्ली तार भेजकर सूरज को बुलाया और अपनी कसम देकर इन दोनों की शादी करवा दी। बड़ी बातें हुई, तरह तरह की, पर दादाजी के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। थोड़े दिन सब कुछ बहुत अजीब सा लगा, सबके दिल के घाव भी हरे थे, पर समय के साथ सब ठीक होने लगा। और बच्चे, सोनू, तेरे जन्म के बाद जब पहली बार सूरज ने तुझे गोद में उठाया तो बस ऐसा लगा जैसे हमारा मयंक वापस आ गया। कमरे में एक मौन सा पसर गया था, सब स्तब्ध थे। तभी सोनू ने उठकर पिताजी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे गर्व है आप पर, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। अपने पिता के इस रूप से एकदम अपरिचित, इस पहलू से एकदम अनभिज्ञ मिन्नी और टिन्नी भी पिता को स्नेह पाश में बांधने को व्याकुल हो उठकर उनके पास आ गई थीं। दूसरे दिन पिताजी दाढ़ी बना रहे थे, तभी कहीं बगल के घर में ज़ोर ज़ोर से विविध भारती पर गाना बज रहा था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा। और अगली लाइन पिताजी गुनगुना उठे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सोनू, ओ सोनू, जा एनडीए का एडमिशन फॉर्म लेकर आ, वरना उसकी आखिरी तारीख निकल जाएगी। और माँ की आंखों में एक किरण सी चमक गई थी, सारे बादल जो छट गए थे। धन्यवाद। ये थी मेरी कहानी ज़रूरी सूचना।